तो बच्चों शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आने वाली टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के मॉडल पेपर 3 की चर्चा करूंगा। लास्ट वीक मॉडल पेपर 4 डिस्कस कर चुके हैं, जो गेम बेस्ड डिस्कशन था। इस बार जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने अभी कल टीजीटी का जो 2016 में पेपर आया था उसको पढ़ रहा था, उसको देख रहा था। तो जैसे बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी टीजीटी के लिए नहीं है सिलेबस में शामिल, लेकिन फिर भी न्यूटन की गति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन पूछी गई है। तो इसीलिए बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी के भी कुछ प्रश्नों की वो तैयारी करते चलें। स्टैटिक्स के मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन, टेबल फॉर्मेशन उनके सिलेबस में उनसे पूछा जाता है। मनोविज्ञान से प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से आए हैं, गेम्स के रूल रेगुलेशन से आए हैं। तो पिछले वाली जो 4th मॉडल पेपर था गेम बेस्ड, उसमें मैंने अधिकांश गेम को कवर किया था। ये वाला क्वेश्चन पेपर इसमें कोशिश की गई है कि नेट लेवल के प्रश्न न डाले जाए, टीजीटी और पीजीटी लेवल के प्रश्नों को रखा गया है। और संभावना यह है कि यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अपना पेन पेपर ले लें, इसी तरह से टेस्ट करते चले, साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा और आपको एक गाइडलाइन भी मिलेगी आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। बस अनुरोध एक है कि आप वीडियो को देखें पूरी, उसे लाइक करें और समय यथा योग्य उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं, कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, द आइडिया ऑफ ओलंपिक फ्लेम वाज प्रोपगेटेड बाय डेमेरिटस वेक्लास, हेनरी डी बायलेट, थियोडोर लेवाल्ड, पियर डी कुबर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है थियोडोर लेवाल्ड। क्यों? वास्तव में अगर देखा जाए, द ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्किटेक्ट जैन वेलिस, वो डिजाइन द स्टेडियम फॉर द 1928 एम्स्टर्डम समर ओलंपिक का जो डिजाइन बनाया था जैन वेलिस ने, उन्होंने 1928 में ही ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस हो गई थी और उसके लिए एक स्पेशल टावर बनाई गई थी, मैराथन टावर, जहां पर वो पूरे ओलंपिक के दौरान जलती रही थी। तो फिर इसमें जो है जैन वेलिस का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोपगेटेड का मतलब होता है प्रचारित, प्रसारित करना। ओलंपिक फ्लेम कहां जलना शुरू हुई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई, परंतु उसका अधिकांश प्रचार प्रसार किसे जाता है? थियोडोर लेवाल्ड को। ये लेवाल्ड थियोडोर कौन है? ये जर्मन राज्य में सिविल सर्वेंट थे। और क्या थे? सिविल सर्वेंट थे और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक का आयोजन किया गया, तो जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, उन दोनों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे। तो उससे पहले केवल समर ओलंपिक में जो है टॉर्च, जो ओलंपिक फ्लेम है, उसकी परंपरा शुरू हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो विंटर ओलंपिक है उसमें भी 1936 के बर्लिन ओलंपिक से ओलंपिक फ्लेम का शुरुआत हुई। और दूसरा जो कार्य किया, ओलंपिक टॉर्च रिले भी 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरुआत हुई। 3000 एथलीटों ने यूनान के ग्रीस, जहां उसका आयोजन होता था, वहां सूर्य की किरणों से ओलंपिक फ्लेम को प्रज्वलित किया और वो 3000 एथलीटों ने 7 देशों से होते हुए स्टेडियम में पहुंचा। तो इस प्रकार जो ओलंपिक फ्लेम है वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ओलंपिक फ्लेम भी और ओलंपिक टॉर्च रिले भी, जो आज तक जारी है। इसमें कार्ल डिम का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। ये भी ओलंपिक हिस्टोरियन हैं और 1936 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे। इनको श्रेय जाता है टॉर्च रिले को। तो इसीलिए यदि पूछा जाता है ओलंपिक टॉर्च रिले, तो उसका आंसर जाएगा कार्ल डिम। अगर आता है ओलंपिक फ्लेम को प्रोपगेटेड करने का, प्रसिद्ध करने का, तो उसका उत्तर जाता है थियोडोर लेवाल्ड को। और अगर पूछा जाता है कि ओलंपिक फ्लेम की शुरुआत कहां से हुई, तो उसका उत्तर है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और जैन वेलिस को उसका क्रेडिट जाएगा। ये नोट कर लें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग जॉब इज। सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कैसे हैं। पॉजिटिव टीचिंग, बिल्कुल लगता है कि हाँ पॉजिटिव टीचिंग है। निगेटिव टीचिंग, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफॉर्मेलिटी ऑफ टीचिंग एंड फॉर्मेलिटी ऑफ टीचिंग, तो करेक्ट आंसर है इसका इनफॉर्मेलिटी ऑफ टीचिंग। न कि, क्योंकि फॉर्मल भी नहीं होती वो, निगेटिव भी नहीं होती, हाँ कुछ कुछ अंश में पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मेलिटी ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, select the correct choice. Blood from the right ventricle of the heart is taken to the lungs for purification, यानी कि आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल का मतलब होता है दाईं ओर का नीचे वाला खाना, वहां से ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ लेके जाएंगे? लंग्स में लेके जाएंगे। तो किस वेन या आर्टरी के द्वारा वो जा जाता है? हेप्टिक आर्टरी क्या है? सीधी सीधी सी बात है, इसका लीवर से संबंध होता है। रीनल आर्टरी है, सीधा सीधा इसका किडनियों से संबंध होता है। कैरोनरी आर्टरी, सीधा सीधा इसका संबंध हार्ट से होता है। और पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। पल्मोनरी रेफर टू लंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर पल्मोनरी है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, हेपेटिक आर्टरी लीवर रिलेटेड है, रीनल आर्टरी किडनी रिलेटेड है, करोनरी आर्टरी हार्ट रिलेटेड है, ये हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट। कहाँ स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बेस ऑफ द ब्रेन, नेक, हार्ट और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के नीचे होती है हाइपोथैलेमस भाग में। और कैसी होती है? पी साइज्ड ग्लैंड है, मटर के दाने के आकार की। से कहाँ सिचुएटेड होती है? इन ए प्रोटेक्टिव बोनी एनक्लोजर कॉल्ड, जो अस्थियों का जो ढांचा होता है जिसमें प्रोटेक्टेड है उसको कहते हैं सीला ट्रस्किया, सीलिया ट्रसाइका। और क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर पोस्टीरियर से भी अलग अलग हार्मोन होते हैं स्रावित, तो उनको याद करना है। विद द इंटरमीडिएट लोब दैट जॉइन द 2 रीजन, जो दोनों को बीच के जोड़ के रखता है एक लोब वो होता है। यानी 3 लोब हुए, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड? 2 से 6 साल की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है? प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस। तो एडोलसेंस तो नहीं कहलाती है, एडोलसेंस भी नहीं कहलाती है। इन्फेंसी क्या होती है? 2 ईयर तक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्री चाइल्डहुड। इन्फेंसी क्या है? बर्थ टू 2 ईयर। एडोलसेंस का आगे प्रश्न पूछा है, इसलिए अभी इसकी एज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो साइड टू साइड पास हो रही है उसको क्या कहेंगे? वर्टिकल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस, लेटरल एक्सिस, सेजिटल प्लेन। इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि देखो प्लेन की बात नहीं हो रही, लाइन की बात हो रही, तो लाइन का मतलब वो एक्सिस है। और कहा साइड टू साइड, सो करेक्ट आंसर इज लेटरल एक्सिस, सी। और देखना है वर्टिकल एक्सिस किसे कहेंगे? डाउन टू अपवर्ड जो लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। और जो फ्रंट टू बैक लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड सेजिटल एक्सिस। और लेटरल एक्सिस क्या है? वन साइड टू अनदर साइड। एंड सेजिटल प्लेन क्या हुआ? इमेजिनरी सरफेस पासिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड डिवाइडेड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ। इस पर्सन से ये 5 पर्सन बन सकते हैं। याद करना है वर्टिकल एक्सिस क्या है, सेजिटल एक्सिस क्या है, लेटरल एक्सिस क्या है और सेजिटल प्लेन क्या है। नेम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। चेन्नई के वाईएमसीए कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? पीएम जोसेफ, एचसी बक, जीडी सौदी, एके सिंह। इनमें अगर आप देखें तो एके सिंह ऐसा नाम है जितने ज्यादा फेमिलर नहीं है, बाकी फिजिकल एजुकेशन में ये 3 नाम बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। जीडी सौदी का बहुत प्रमुखता से लिया जाता है ओलंपिक मूवमेंट में, एचसी बक भी ओलंपिक मूवमेंट में शामिल रहे, और पीएम जोसेफ। तो करेक्ट आंसर क्या है? एचसी बक। और एचसी बक इज द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनको ग्रैंड फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा के पितामह भारतीय इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 8, फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली ए, यानी जो शारीरिक गति है वो क्या है? सोशल एट्रीब्यूट्स, सामाजिक, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति,
बायोलॉजिकल नेसेसिटी, जैविक आवश्यकता, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजिकल नेसेसिटी है ये। इसके बिना काम नहीं चलेगा, आपका डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो सकता। तो फिजिकली एक्टिव रहना है, इट इज आवर बायोलॉजिकल नेसेसिटीज। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वो खासकर जो ग्रोथ डेवलपमेंट की स्टेज है उनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं। इनको नोट कर लें। ज्यादातर वो या तो किशोरावस्था को लेके आते हैं या बाल्यावस्था को लेके आते हैं। तो प्रयास रहेगा कि आप इस 5 या 6 प्रश्नों से समझ जाएंगे कि किशोरावस्था क्या है और बाल्यावस्था क्या है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस जिस अवस्था में चाहता है उसे कहते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस। सो मतलब उस काल में उसका जो बिहेव है, चाहे वो कैसा भी हो, और वो चाहता है कि समाज उसको स्वीकार्यता दे, उसे महत्व दे। तो वो एज कौन सी है? एडोलसेंस। किशोरावस्था का दूसरा नाम क्या है? इसे जटिल अवस्था, कॉम्प्लेक्स स्टेट और कॉम्प्लेक्स स्टेज भी कहते हैं। यानी कि यदि बात आती है विच वन इज द कॉम्प्लेक्स स्टेज, सो द करेक्ट आंसर इज एडोलसेंस। चाहे वो एडल्टहुड हो, इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, एडोलसेंस होगा तो करेक्ट आंसर विल बी द एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 11, शर्म एवं गर्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ शेम एंड प्राइड। शर्म भी महसूस करते हैं, प्राइड भी रहता है अपने आप पे, तो उसको कहते हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। आपने देखा भी होगा, बच्चा को भी सिपाही बनेगा, कभी वकील की एक्टिंग करेगा, और लड़कियां माँ की एक्टिंग करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि उनमें प्राइड की भावना भी आ रही है और शर्माते भी हैं। तो बाल्यावस्था को सेम एंड प्राइड स्टेज भी कहते हैं। इसी के साथ साथ में इसको झूठ की अवस्था, द स्टेट ऑफ लाइज भी कहते हैं। इस आयु में बच्चा कच्चे मित्र, रॉ फ्रेंड्स बनाता है, इसीलिए इसको गैंग एज आल्सो, वो अपने पूरे समूह में रहना चाहता है, परंतु जल्दी मित्रता भी छूट जाती है। तो ये गैंग एज भी कहेंगे, स्टेट ऑफ लाइज भी कहेंगे, एंड सेम एंड प्राइड स्टेज भी क्या है? बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया है। इसे याद रखें, ज्यादा कठिन भी नहीं है और संभावनाएं हैं हो सकता है पेपर में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि ग्रोथ जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो आपका सिलेबस भी है, टीजीटी पीजीटी दोनों में आ सकता है। तो बहुत से ऑप्शन होंगे, चाहे वो स्कूल है, फ्रेंड्स है, लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है क्रिमिनल टेंडेंसी डेवलप करने के लिए फैमिली। सो करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज फैमिली। आईक्यू के जनक कौन है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कैलकुलेट होती है, सिलेबस में है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है स्टर्न महोदय, सर स्टर्न। आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र, जबकि मैंने पिछले वाले जो 4th मॉडल पेपर था उसमें आईक्यू कलेक्ट कराई थी, तो आपको याद रखना है। सूत्र अगर याद रहेगा तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक यानी क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो आप उस बच्चे की आईक्यू ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र किसने दिया था? इस सूत्र का जो देने वाले हैं वो है टर्मिन सर, टर्मिन महोदय। तो आपको ये याद रखना है, आईक्यू के जनक स्टर्न, आईक्यू का फार्मूला और आईक्यू के जनक हैं इस सूत्र के टर्मिन। क्वेश्चन नंबर 17, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट जब स्टडी करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि गर्ल्स जो है बॉयज की अपेक्षा आगे निकल जाती है। तो महत्वपूर्ण चीज है ये जानकारी, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो वो पीरियड है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। उसके बाद एडोलसेंस जैसे आता है तो बालक आगे निकल जाते हैं। किशोरावस्था में बालक आगे निकल जाते हैं बालिकाओं से, यानी कि एडोलसेंस में क्या है? बॉयज रैपिडली ग्रोथ करते हैं और गर्ल्स थोड़ा पीछे छूट जाती है। रैपिडली ग्रोथ वो भी करते हैं दोनों के दोनों, लेकिन वो आगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आत्मसम्मान की भावना, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम के लक्षण प्रकट होते हैं। वहां से प्राइड, गर्व की भावना थी। सेल्फ स्टीम यानी वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो कौन सी वो स्टेज है? किशोरावस्था, एडोलसेंस। सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण काल, मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन पीरियड कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज एडोलसेंस। ये मैंने यहाँ इसलिए डिस्क्लोज किया, अगर पहले डिस्क्लोज करते तो आपको हल करने में आइडिया मिल जाता। इन्फेंसी क्या है? बर्थ टू 2 ईयर माना जाता है इन्फेंसी। 4 पीरियड होते हैं,
कुछ में 5 पीरियड भी मिलेगा तो चाइल्डहुड को 6 भी मिल सकते हैं। वो चाइल्डहुड को क्या करते हैं 3 भागों में बांट देते हैं और कहीं कहीं 2 भागों में बांट देते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड क्या है 3 to 8 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड क्या है 9 to 11 ईयर और लेट चाइल्डहुड क्या है 11 to 12 और 13 ईयर कुछ लेखकों के अनुसार। एडोलसेंस क्या है 12 to 19, कुछ लेखक इसको 13 to 19 भी कहते हैं। तो एडोलसेंस का लेटर जो पीरियड है उसको प्यूबर्टी कहते हैं। 17 18 19 ईयर्स की एज को जो प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, लेकिन वो एडोलसेंस का भाग होता है। और अबाउट 19 एडल्टहुड। तो ये ध्यान रखनी है स्टेज, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज फॉर्म्ड इन 1954, 1953, 1952, 1951। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स सबसे पहला ऐसा संघ था जो खेल से संबंधित बना गया था और ये बनाया गया था 1954 में। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन्स एज। ये पीजीटी लेवल का है, लेकिन अगर टीजीटी में पूछा जाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या होता है जो डिविएशन है विचलन है उसका सम एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है प्लस माइनस जोड़ करके। तो क्या उसका उत्तर आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डिफरेंट फॉर ईच केस। करेक्ट आंसर है जीरो, क्योंकि सब जो डिविएशन होता है वो प्लस और माइनस में बराबर होता है। प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर है जीरो। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी क्वार्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सीरीज। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। क्वार्टाइल होता है कैलकुलेट करते हैं 2, 3, 4 और नन ऑफ द दीज। तो कितने क्वार्टाइल कैलकुलेट किया जाते हैं किसी भी सीरीज से 3। करेक्ट आंसर क्या है 3। क्वार्टाइल 1 में कितना होता है 25% आंकड़े डाटा शामिल रहते हैं। क्वार्टाइल 2 में 50% डाटा इंक्लूड रहते हैं और Q3 में 75% डाटा इंक्लूड रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ वेरिएंस इज 625 देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज। सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। यदि वेरिएंस विचलन 625 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। और तो वेरिएंस क्या है 625, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस, सही चॉइस सेलेक्ट करें। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स, बोन मैरो। सो करेक्ट आंसर गोज टू आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। क्वेश्चन नंबर 25, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल के बारे में पूछा गया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, फिजिकल एजुकेशन की जो फर्स्ट कमेटी थी उसके बारे में पूछा जाता है। याद रखना है जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, ऑप्शन 1985, 1984, 1986 और 1988। सो करेक्ट आंसर इज बी 1984। क्यों, क्योंकि जो 1982 में एशियन गेम दोबारा हमारे यहाँ हुए थे। पहले एशियन गेम 1951 में हुए, 1982 में दूसरे एशियन गेम हुए इंडिया में। तो जो फैसिलिटीज थी उनका मेंटेनेंस और उनको यूटिलाइज कैसे करें उसके लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1984 में। क्वेश्चन नंबर 26, जर्नल लेसन प्लान कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसे याद कर ले, आ सकता है आपका जर्नल लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। इस प्रश्न के उत्तर देने में आपको वो भी याद हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फॉर्मल पार्ट, इंट्रोडक्शन, असेंबली एंड रोल कॉल, रिक्रिएशन, असेंबली एंड डिसमिसल। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। जिस पार्ट पे आप सबसे कॉन्फिडेंट हो कि ये तो इसका सबसे पहला भाग होना चाहिए या ये इसका सबसे अंतिम भाग होना चाहिए, तो पहले उसको पकड़ो। तो आप देखो कि असेंबली एंड डिसमिसल क्या है, सबसे लास्ट भाग होना चाहिए। अगर देखें तो इसमें सबसे लास्ट में ई आया है, तो अब आपको एक हिंट मिला कि ये हो सकता है। फिर आप उसको चेक कर लें कि सबसे पहले क्या आएगा, असेंबली एंड रोल कॉल। बिल्कुल करेक्ट, जब भी कोई लेसन प्लान लेते हैं सबसे पहले आप असेंबली और रोल कॉल करते हैं। फिर पार्ट बी दिखा इंट्रोडक्शन, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद आप अपना परिचय देते हैं, भाई आज आप क्या लेने वाले हैं। ए फॉर्मल पार्ट, फिर आप उसकी पूरा जो फॉर्मल क्लास होती है कैसे सिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन,
और उसके बाद में प्रैक्टिस, फीडबैक ये करते हैं। फिर उसके लास्ट में क्या करते हैं, रिक्रिएशन गेम खिलाते हैं आप, डी एंड देन ई। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी और सही सही चुनने में मदद मिल जाएगी। या आप पकड़ लें कि नहीं सबसे शुरुआत इससे होनी चाहिए, तो असेंबली एंड रोल कॉल, तो यहाँ आप देखेंगे केवल एक के सामने सी है, तो इसको ऐसे चेक कर लो। तो इस प्रकार से कंफ्यूज ना होते हुए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दें। तो करेक्ट आंसर गोज टू 3। 26 ड्यूरिंग एडोलसेंस द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, उसका व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है किशोरावस्था में, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, सोसाइटी। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बी, पीयर ग्रुप से, न कि फैमिली से। लेकिन अगर वो क्रिमिनल टेंडेंसी डेवलप होती है तो इट इज ड्यू टू ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट। तो फैमिली इन्वायरमेंट इस दौरान बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया वाज, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भारत की ओर से सबसे पहले सदस्य कौन थे, नामित सदस्य, जीडी सोधी, राजा भालिंदर सिंह, सर दोराबजी टाटा और पीएम जोसेफ। ये तीनों लोग जो है ओलंपिक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सर दोराबजी टाटा, सी जाएगा। उसके बाद ये पहले अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में राजा बालिंदर सिंह बने और फिर जीडी सोधी बने। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Who said sound mind in a sound body? Descartes, रूसो, एरिस्टोटल और प्लेटो। वैसे अगर देखा जाए नेट पर तो इस प्रकार की सूचना का जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका ऑप्शन जो शारीरिक शिक्षा की पुस्तकों में दिया है उसको देखेंगे कि हु सेड साउंड माइंड इन साउंड बॉडी इज रूसो हो जाता है इसका क्रेडिट। कुछ शारीरिक शिक्षा पुस्तकों में रूसो प्लेटो नाम से अंकित है। क्वेश्चन नंबर 30 द बायकॉट ऑफ ओलंपिक गेम ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्सन वर। 4 ओलंपिक दिए गए हैं, कोई 2 ओलंपिक ऐसे थे जिनका पॉलिटिकल रीजन से बायकॉट किया था किसी वर्ग ने, किसी देशों ने। मॉन्ट्रियल ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक, मॉस्को ओलंपिक, रोम ओलंपिक। सो करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो आपको फिर मैं ऐसे भी पर्सन को भी चुनने में आपको हिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन चारों में से अपनी जीके का इस्तेमाल करते जिसपे कॉन्फिडेंस हो कि यार ये तो इसका तो पक्का किया गया था। तो आप, मॉस्को क्या है, रूस की कैपिटल है। इस ओलंपिक का अमेरिका और उसके देशों ने बायकॉट किया था। थर्ड को देख ले, थर्ड किसमें है, तो थर्ड इसमें 2 में है, ठीक है। तो 2 तो अपने आप ही बाहर हो गए। अब इन 2 में से देखना है, थर्ड के साथ फर्स्ट मॉन्ट्रियल ओलंपिक और थर्ड के साथ में रोम ओलंपिक। तो रोम ओलंपिक का कभी किसी ने बायकॉट नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31 साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखा जाए तो साइकोलॉजी के बारे में शुरुआत से साइकोलॉजी को क्या माना गया था, साइंस ऑफ स्टेट माना गया था, फिर इसको साइंस ऑफ सोल माना गया, फिर साइंस ऑफ माइंड माना गया, लेकिन वास्तव में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना गया। अब इसको करेक्ट जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके अनुसार साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। करेक्ट आंसर इज सी। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया यानी शारीरिक आंदोलन, शारीरिक आंदोलन मतलब फिजिकल मूवमेंट से प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा दी किसने, आरबी ट्यूफर, चार्ल्स ब्राउनवेल और जेगनेस। करेक्ट आंसर जाता है आरबी ट्यूफर। आरबी ट्यूफर ने डिफाइन करते हुए फिल्म में लिखा था कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर इज A. Question number 33. Knee extension is caused by a number of muscles. Select the correct option. इससे आपको ये पीजीटी लेवल का है, नेट लेवल का भी है, लेकिन टीजीटी में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको वही ट्रिक लगानी है कि जिस एक पहले सबसे चारों ऑप्शन को पढ़ें। इसमें सॉरी पहले सी आ गया, मैं यहाँ लगा पाया। आपको ध्यान रखना है कि किसी जिसको लगे कि ये नहीं, नी एक्सटेंशन में ये वाली मांसपेशी तो शामिल रहती है, तो उसको पकड़ के फिर उस ऑप्शन को चेक करें। जैसे देखें वेस्टस इंटरनस, ये वास्तव में रहती है। रेक्टस फेमोरिस ये भी भाग लेगी, लेकिन बाइसेप्स फेमोरिस कहाँ है, हाथ की है, ये ऑप्शन अपने आप ही निकल गया।
बाइसेप्स फेमोरिस, क्योंकि बाइसेप्स फेमोरिस कहाँ पाई जाती है? हाथ फीमर में। तो ये इसको कर सकते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, लेकिन ये आ गया कि रेक्टस एब्डोमिनस ये पेट की मांसपेशी आ गई। सार्टोरियस तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। वेस्टस एक्सटर्नस ये भी पैर की है, रेक्टस फेमोरिस ये भी पैर की है जो आपकी फीमर पे पाई जाती है, और वेस्टस इंटरनस, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हुआ। ध्यान रखना, जैसे इसमें देखें रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमिनस आ गई, पेट वाली आ गई फिर, तो इसीलिए ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज सी। इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना है कि उनमें ये देख लेना कि ये वाली मांसपेशी इसका भाग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत बनाया गया था सीखने, किस प्रकार सीखते हैं, वो किसने बनाया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर और कैटल। करेक्ट आंसर क्या है? इनसाइट थ्योरी के इन्वेंटर किसने किया? कोहलर। सी ने चिंपैंजी को लिया था इन्होंने, और उन्होंने देखा कि चिंपैंजी अपनी बुद्धि से जो है उस कार्य को कर लेता है, केले को खा लेता है स्टूल लगा करके। तो इस प्रकार से फल, जानवर किस पे प्रयोग किया और साइंटिस्ट का नाम और किस थ्योरी, ये याद रखना है, प्रश्न आ जाता है सामान्यतः। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की नींव किसकी पुस्तक है? हैगमैन, ब्राउनवेल, जेबिनेस और चार्ल्स ए बूशर। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स ए बूशर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, पुल्स ए पार्ट अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी की, शरीर की मध्य रेखा से यदि शरीर के किसी अंग को दूर ले जाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन। करेक्ट आंसर क्या है? अबडक्शन। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की भी बात कर लेते हैं। फ्लेक्शन क्या है? जब एंगल डिक्रीज होता है बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। एक्सटेंशन क्या है? जब एंगल इंक्रीज होता है बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। और फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट टेक प्लेस इन सैजिटल प्लेन अराउंड फ्रंटल एक्सिस, कोरोनल एक्सिस भी कहते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट किस प्लेन में होती है? सैजिटल प्लेन में होती है, कोरोनल एक्सिस के इर्द गिर्द होती है। अबडक्शन मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड अडक्शन मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन। और कहां होंगे ये दोनों मूवमेंट्स? टेक प्लेस इन कोरोनल प्लेन यानी फ्रंटल प्लेन में और सैजिटल एक्सिस के इर्द गिर्द होती है। तो इनमें से किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। याद रख लेना कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट किस प्लेन में, किस एक्सिस के इर्द गिर्द, अबडक्शन मूवमेंट, अडक्शन मूवमेंट है क्या और किस प्लेन में, किस एक्सिस के इर्द गिर्द होंगी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस सम ऑफ द मोटर फिटनेस कंपोनेंट डिफरेंटली, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो वो किसी तत्व को डिफरेंटली, मतलब किसी को पॉजिटिवली और किसी को निगेटिवली इफेक्ट करती हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये प्रश्न अपने आप में देखो, आप सोचें कैसा लगेगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी बट डिक्रीज स्ट्रेंथ, डिक्रीज बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। देखो एजिलिटी से तो उसका कोई संबंध नहीं, तो इसलिए डी निकल गया। डिक्रीज बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग, ऐसा तो हो ही सकता है, घटाती है दोनों को। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी बट डिक्रीज स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर इज ऑप्शन बी। क्योंकि उससे स्ट्रेंथ, जब ओवर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसकी स्ट्रेंथ नेचुरली कम हो जाएगी। Question number 38. The classification of body types as endomorph, mesomorph and ectomorph is given by। इनमें से क्लासिफिकेशन हुआ था शरीर की रचना के आधार पर। तो आप देखें ऑप्शन क्रेस्मर, सेल्डन, प्लेटो और एरिस्टोटल है। तो अगर देखें बॉडी के क्लासिफिकेशन में क्रेस्मर और सेल्डन का नाम बहुतायत से लिया जाता है। तो ये याद रखना है कि गुणों के आधार पर किसने क्लासिफिकेशन किया और शरीर रचना के आधार पर किसने क्लासिफिकेशन किया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज सेल्डन, बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किस दर्शन को प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है? तो पहले तीन दर्शन थे, आप देख रहे हैं, व्यवहारिकवाद, वास्तविकतावाद, बाद का दर्शन है। पहले यथार्थवाद यानी रियलिज्म, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, प्राकृतिकवाद यानी नेचुरलिज्म। लेकिन रिसेंटली व्यवहारिक वास्तविकतावाद, जिसको प्रैग्मैटिज्म भी कहते हैं, इसका भी प्रचलन है। तो कौन सा दर्शन प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्रैग्मैटिज्म। प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म, वास्तविकतावाद एक ही दर्शन के नाम हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, ए युक्ता यानी जायगोट में वंश सूत्रों के कितने जोड़े पेयर्स ऑफ जीन्स उपस्थित रहते हैं। जो जायगोट होता है यानी कि भ्रूण है, उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र जीन्स पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं। 22 पेयर, 23 पेयर, 46 पेयर, 44। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शरीर शास्त्री एनाटोमिस्ट ने सबसे पहले व्यक्तियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। क्रेस्मर, सेल्डन, जोंग, हिप्पोक्रेट्स। तो आप देखेंगे सेल्डन पहले पूछा गया, लेकिन बाद में था इन्होंने इंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तियों को वर्गीकृत शरीर रचना के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। अब कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। पाइनिक एथलेटिक्स, आपको वो चीज भी एक बार देख लेनी है कि प्रश्न का रूप बदल करके इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? फ्रायड, चार्ल्स स्किनर, वाटसन और वुड्सवर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रायड ने क्या है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन पे विचार किया, इड, ईगो, सुपर ईगो की उसका कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन के भाग होते हैं, जिसके आधार पर इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो की थ्योरी दी। और साइकोलॉजी को जो अध्ययन बताया वो बताया कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का भाग करना या विचार करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 43, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में से कोई एक नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है, यह कौन सा एक सिद्धांत दे दें, बाकी कोई और नहीं कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने क्या, लर्निंग के 3 नियम बनाए थे, 3 सिद्धांत बनाए थे। उनका तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम और शारीरिक कौशल। तत्परता का नियम क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक ने बनाया, लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक ने बनाया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आप इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, शारीरिक कौशल। इसके बारे में थॉर्नडाइक ने, न तो ये कोई प्रिंसिपल है और ना ही थॉर्नडाइक द्वारा डेवलप किया गया कोई सिद्धांत। खेल बच्चों में प्रचुर ऊर्जा का निरोधस्य है। प्ले इज एमलेस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सुबरेंट एनर्जी। किसने ये उद्देश्य दिया? यानी कि प्ले की डेफिनेशन करते हुए किसी एक वैज्ञानिक ने कहा था कि प्ले इज द एमलेस एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सुबरेंट एनर्जी। बच्चे में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और खेल के द्वारा उसको वो खर्च करता है। हार्बर्ट स्पेंसर, टिपिनन, बूचर और पावलोव। पावलोव का संबंध क्या है? लॉ ऑफ लर्निंग से है। तो इसको सबसे जो करेक्ट आंसर है आपको याद रखना होगा, आ सकता है हार्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूटन्स व्हिच लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए वो रेस्ट में रहेगा या उसी यूनिफॉर्म समान गति से गतिशील रहेगा। ये न्यूटन ने किस लॉ में स्टेट किया? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन। यानी कि 3 गति के नियम बनाए गए इस प्रश्न से, आप ये भी याद रखें, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। पहला नियम, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ए ही है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या स्टेट करता है कि वस्तु तब तक रेस्ट या समान गति से गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगा जाए। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? त्वरण का नियम, बल के समानुपाती होता है और भार के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली proportional to the force applied on that thing and indirectly or inversely proportional to the weight या mass of the body। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की प्रत्येक एक्शन के अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 इज ए। क्वेश्चन नंबर 46, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नोन एज। जब हम किसी वस्तु को हवा में फेंकते हैं फ्रीली तो उसका जो पाथ वो वस्तु तय करती है नीचे आने के लिए उसको क्या कहेंगे? स्पीड, एबनॉर्मल कर्व, वेलोसिटी, पैराबोला। तो इसको कहेंगे, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 47, विच मार्क इज यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम बनाते हैं तो कौन से चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं? स्टैटिकल मार्क, फ्रीक्वेंसी मार्क, टैली मार्क, क्रॉस मार्क।
करेक्ट आंसर क्या है? टैली मार्क। कंफ्यूज नहीं होना है, जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते तो टैली मार्क है, 4 मार्क सीधे रखते हैं, 5वें से ऐसे काट देते हैं। अर्थ ये हो जाता है कि इस ग्रुप की या इस नंबर की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी बार हो चुकी? 5। फिर अगली गिनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ किसका कथन है? जॉन डीवी, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक। तो प्ले जो आज की डेट में जो किंडरगार्टन जो पद्धति है, शिक्षा की पद्धति है, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, वो इसी परिभाषा या इसी वैज्ञानिक जिसने परिभाषा दी द्वारा शुरुआत की गई उसकी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 49, शायद शिक्षा के नेता के गुण होने चाहिए जो फिजिकल एज वेल लीडर्स में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? कुछ बहुत ही आसान भी आते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। साहस, क्रेज, दृढ़ इच्छा शक्ति एंड विल पावर एंड पूर्णता व अनुशासन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, उपरोक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के क्या है? डी है। सारे गुण होने चाहिए सारी शिक्षा के लीडर्स में, सारी शिक्षा के टीचर्स में और सारी शिक्षा के स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 450, यूनान के इतिहास के किस भाग को स्वर्ण युग गोल्डन पीरियड कहा गया है? होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। तो आपको इस प्रश्न से एक उत्तर और मिल गया कि यूनान की जो स्पोर्ट हिस्ट्री उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। अब इनमें से किस काल को गोल्डन पीरियड जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। लेकिन क्योंकि स्वर्ण काल को कहा गया एथेंस को, क्योंकि उस काल में एथेंस अपने पीक पर था विश्व में, उसके राज्य के विस्तार से, वैचारिक दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, परंतु खेल के दृष्टिकोण से क्या है, उस समय वो पतन हो चुका था फिजिकल एजुकेशन दृष्टिकोण से। यानी एथेंस वासियों ने उस समय फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेना बंद कर दिया था। परंतु हिस्टोरिकली इस पीरियड को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वाधिक रूप से किस काल में केवल देश के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता था? वो कौन सा पीरियड था या वो कौन सा देश था कि जिसमें सबसे ज्यादा देश के प्रति प्रेम पढ़ाया गया? होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस का, उत्तर एथेंस का। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, ऑप्शन बी। याद रखें, आने की संभावनाएं हैं स्पार्टा। और ये अंतिम प्रश्न है आज के इस मॉडल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 52, स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था? जो स्पार्टा है वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसको फिजिकल एजुकेशन सिस्टम भी है, क्योंकि इस समय फिजिकल अलग नहीं आई थी, पूरा का पूरा शिक्षा का रूप था, सब चीजें उसमें शामिल थी। तो उसको क्या कहा जाता? अगाग, कवायद, पगार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है अगाग, ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अभी 2 दिन या के बाद हम आपको मॉडल पेपर 5 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार पूरी वीडियो को देखें, जो भी चारों वीडियो बनाई, वीडियो मॉडल पेपर 4 और मॉडल पेपर ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर 1 और 2 टीजीटी, पीजीटी और नेट के प्रश्नों का भी समावेश था, लेकिन आप ये ना देखें कि उसमें नेट के लेवल के प्रश्न आ गए। उनकी तैयारी से आपकी इनडायरेक्टली टीजीटी और पीजीटी की तैयारी होती है। सतत अभ्यास करते रहें। अगली जो वीडियो है मॉडल पेपर 4 में 2016 में जो शारीरिक शिक्षा टीजीटी का पेपर आया था उसको बेस्ड बना करके करूंगा। उसमें प्रश्न आए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, और क्योंकि उनसे संबंधित बहुत से प्रश्नों को हो सकता है रूप बदल के आए, तो अगले वाले उसको भी देखना पूरा प्रयास करेंगे। उसको 2 दिन में मैं आपको सेंड कर दूं। तब तक के लिए आप इसको थैंक यू वेरी मच।